जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सिविल सर्विसेज 2024 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस की। काफ़ी अच्छे सवाल हैं और इस ईयर का ट्रेंड भी थोड़ा बदला है। फैक्चुअल नेचर के सवाल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये जो पहला सवाल हमें देखने को मिला पॉलिटी का, इसमें आपसे लोकसभा के स्पीकर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे और ख़ास तौर से जब स्पीकर का रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन लाई जाती है उस विषय में कुछ स्टेटमेंट्स थे। और ये 2024 जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर को, पहला ये कह रहे हैं कि जब लोकसभा के स्पीकर के लिए रिमूवल का रेजोल्यूशन रहेगा उस टाइम पे वो प्रिजाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ही सेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, उस टाइम पे उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा ये कि ही विल नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर करते हैं, जो कि हमने बैच में काफ़ी डिटेल्ड वे में कवर किया था, इवन यूट्यूब में भी, तो इसमें आपसे CAPF का ये क्वेश्चन था और इसका आप खास तौर से स्टेटमेंट देखें जिनमें ये पूछा गया था कि जब रेजोल्यूशन चलता है स्पीकर का तो कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें से जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें यह कह रहा है जब रेजोल्यूशन चलता है उनके रिमूवल का, उस टाइम पे स्पीकर सेल प्रिजाइड बट सेल हैव नो राइट टू स्पीक एंड सेल हैव नो राइट टू वोट। यानी उस केस में वो प्रिजाइड कर सकते हैं बट वो बोल नहीं सकते हैं, ना ही उनके पास वोटिंग का अधिकार होता है। ये स्टेटमेंट साफ तौर से गलत था क्योंकि राइट टू स्पीक इज अ वेरी बेसिक राइट। ठीक है, किसी भी केस में आप देखोगे तो राइट टू स्पीक तो होता ही है डेफिनेटली। ठीक है, तो थर्ड तो यहाँ पे गलत था और ये क्वेश्चन अगर आपने किया है दैट मीन्स राइट टू स्पीक वाली बात यहाँ पे भी जो इन्होंने कहा है ही सेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ये भी गलत होगी। और जैसे ही आप 2 को एलिमिनेट करोगे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इस वजह से मैंने इसे कहा कि ये डायरेक्ट PYQ है। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी डेप्थ में कवर किया था हमारे जो निर्माणा बैच है उसमें। इसके साथ ही और भी सवाल है बट ये थोड़ा अलग है, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके NDA में रिसेंटली पूछा गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में था। इसमें से जो सेकेंड स्टेटमेंट था ही और ही हैज़ अ राइट टू स्पीक इन एनी हाउस विदाउट एनी राइट टू वोट, तो यहाँ पर भी इम्फेसिस दिया गया है कि उन्हें बोलने का अधिकार होगा या नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात वही है कि जब हम इस बात को समझें कि राइट टू वोट एक मेजर राइट के रूप में देखा जा रहा है तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इनसे संबंधित हम प्रस्तावों को देखें। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो तो इसमें भी पूछा गया था अटॉर्नी जनरल के बारे में, यहाँ भी राइट टू स्पीक वाली बात थी। हालांकि ये देखिए डेफिनेटली ये सभी बातें सही है और नॉट करेक्ट बात जो है वो ऑप्शन डी है, यानी अटॉर्नी जनरल जो है वो होल टाइम कंसल्ट नहीं होते हैं। अभी हम अटॉर्नी जनरल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं बट मैं वही बताना चाह रहा हूँ ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चौथा भी यहाँ पे गलत था, वैसे 3 आंसर सही थे यहाँ पे, बट ये डायरेक्ट हिट है PYQ का। इस वजह से मैं इसे इजी कह रहा हूँ क्योंकि PYQ तो आपको करके ही जाना है, चाहे आप बैच से करें खुद से करें। ठीक है, आपको कवर करना ही है। अगला सवाल, इसमें आपसे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ प्रोसेस पूछे गए थे बिल के संदर्भ में। अगेन ये क्वेश्चन थीम बेस्ड PYQ रिपीटेशन है। इसमें आपसे पहला ये कहा गया था कि एक बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है रेजोल्यूशन के टाइम पर लैप्स कर जाती है। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि जो बिल पास होती है लोकसभा में और अगर वो पेंडिंग रह जाती है राज्यसभा में तो लोकसभा के रेजोल्यूशन पर राज्यसभा में पहुंची हुई बिल जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है वो पास हो जाती है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो बिल पास है, जो बिल प्रेसिडेंट की नज़र में है, प्रेसिडेंट को नोटिफाई करना है उनका इंटेंशन कि वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने वाले हैं उस बिल को लेकर, ये भी लोकसभा के डिसोल्यूशन पर लैप्स कर जाती है। तो अब ये सवाल अगर आप देखो तो 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था बिल के ऊपर। इसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि लोकसभा में जो बिल पेंडिंग रहती है ये लोकसभा के प्रोरोग होने पर लैप्स कर जाती है, और दूसरा ये कहा गया था कि राज्यसभा में अगर बिल पेंडिंग रहती है जो कि लोकसभा में पास नहीं हुई है वो लैप्स नहीं होगी रेजोल्यूशन पर। तो इसमें से पहला गलत था, यानी अगर लोकसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा प्रोरोग कर गई है उस केस में डेफिनेटली बिल जो है वो लैप्स कर जाती है, डज नॉट लैप्स। ठीक है, तो पहला गलत था। और दूसरा ये कह रहे थे कि अगर बिल जो है वो पेंडिंग है राज्यसभा में जो कि पास नहीं हुए लोकसभा में तो वो लैप्स नहीं करेगी। ठीक है, ये सही था। बस ये हर बेसिक बुक में कवर्ड है इंक्लूडिंग लक्ष्मीकांत। तो इसमें जो कंडीशंस थे कि बिल पेंडिंग है अगर लोकसभा में तो क्या होगा इसके कंडीशन, ये चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड देखने को मिलेंगे। एक बात मैं एंड में कंक्लूड करूंगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो आपके बेयर एक्ट से थे। ठीक है, बेयर एक्ट से सॉल्वेबल थे, जो कि मैं हमेशा बैच में कवर करता हूँ, जरूर इसे पढ़ाता हूँ बिकॉज इसके बिना हमारी प्रिपरेशन अधूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें क्या प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पढ़ो 107 में तो साफ तौर से बताया गया है कि अगर कोई बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में तो प्रोरोग होगा अगर हाउस तो वो लैप्स नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरीके से एक बात और बताई गई कि अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है
जो कि लोकसभा से पास नहीं हुई है, लोकसभा के डिजोल्व होने पर वो लैप्स नहीं करेगी। इसके बाद अगला प्रोविजन अगर आप देखो तो इसमें यह बताया गया, अगर कोई लोकसभा में बिल पेंडिंग है और विच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन लोकसभा में वो पेंडिंग है या फिर वो पास होकर राज्यसभा में पहुंच गई है, उस केस में आप देखो तो वो लैप्स कर जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग के कंडीशन वाली भी बात है यहाँ पे, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके आर्टिकल बेस्ड हैं और इसी तरीके से जब हम इसे समझते हैं तो डेफिनेटली अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है तो लोकसभा अगर डिसॉल्व करेगी तो वो तो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, बट प्रोरोगेशन में नहीं होगी। और उसके बाद ये बात मैंने यहाँ भी अलग से लिख दी है। ठीक है, बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा वो लैप्स कर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशन किस केस में लैप्स नहीं करती हैं। इसके बाद आप देखो तो अब बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज अंडर डिसोल्यूशन, ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है जब बिल जो है वो हम प्रेसिडेंट के केस में देखते हैं, अगर उन्होंने नोटिफाई करा है ज्वाइंट सिटिंग के लिए तो लोकसभा में डिसॉल्व नहीं होगी, ये बात भी गलत है। अब ये जब हमने क्वेश्चन कवर किया था तो ये मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया था। ठीक है, क्योंकि हर बुक में कवर्ड है, स्टैंडर्ड सोर्स है, बट यहाँ पे खेल है रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन करते हो आप बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हो कि किस वे में लैप्स करेंगे किस वे में नहीं, तो ये सवाल डुएबल है। अदरवाइज कई बार पेपर में डिफिकल्ट भी लगते हैं। खैर, इसका आंसर बी है और ये भी आप देख सकते हो पीवाईक्यू से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है। ये जो सवाल था इसमें पूछा गया था प्रोरोगेशन जो होता है बाय प्रेसिडेंट, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस रिक्वायर्ड नहीं होती है। सीएपीएफ का ये सवाल करोगे 2013 वाला, तो यहाँ आप देखोगे द पावर ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पावर है डिसोल्यूशन का और प्रोरोगेशन का, ये प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही था, तो दैट मीन्स यही स्टेटमेंट तो यहाँ उठाकर बोला गया है कि कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, तो गलत है। जैसे ही आप पहला गलत करोगे आपके पास केवल 2 ऑप्शंस बचेंगे, तो दैट मीन्स ये भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 50% एलिमिनेट हो गए। आगे बहुत ईजी है, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। जो प्रोरोगेशन होता है ये कब होता है, ये जब हाउस एडजर्न हो जाती है सीने डाई, मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट पे कोई बार नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट पे कोई वैसा एज सच प्रेशर नहीं है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें प्रोरोगेट करना ही है जब वो सेशन में चल रही हो। तो ये चीज़ भी आप देखोगे तो डेफिनेटली ये पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है 2004 के सवाल से, ये भी हम कवर करते हैं। तो ये सही है। यहाँ पे आप जनरली से भी समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट नहीं दिया गया, और तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एडजर्न किया गया जब हाउस को, यानी स्थगित किया गया है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, उस केस में ही हाउस प्रोरोग की जाएगी। ठीक है, तीसरा ये कह रहा है कि लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और वही बात कह रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर होता है। तो इसमें सेकंड और थर्ड सही आंसर इज ऑप्शन सी। उसके साथ ही आप ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें भी आप देखो तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के ऊपर सवाल है। पहला ये कह रहा है जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके पास पावर है हाउस को सीने डाई एडजर्न करने की, लेकिन जब प्रोरोगेशन की बात आएगी तो ये केवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, तो यहीं से तो साफ हो रहा है ये बात। ये देखिए, ये वाला प्रेसिडेंट करेंगे प्रोरोग, ये तो कंडीशन बताई गई ना कि सीने डाई एडजर्न होगा उसके बाद, तो सही है। तो दोनों जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, पीवाईक्यू से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है और सभी इसे कवर करते हैं। बट वही बात है, एग्जाम कंडीशन अलग हो जाती है, इस वजह से मैं किसी भी सवाल को इजी या टफ कैटेगराइज नहीं करता हूँ, बिकॉज ये कंप्लीटली डिपेंड करती है उस टाइम पे सिचुएशन पे, क्या चीज़ आपको ध्यान आई, उसके बाद लॉजिक पे, और कई बार वहाँ के कंडीशंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रोहिबिशन का रिट है जो कि इशू किया गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, ये क्या है। पहला कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए इशू किया जाता है और इन्हें प्रोहिबिट किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जब पास करती है लॉ। तीसरा कह रहे हैं लोअर कोर्ट प्रोहिबिट करता है यानी रोकता है किसी केस में प्रोसीड करने से। तीसरा कह रहे हैं गवर्नमेंट रोकती है किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी को फॉलो करने से। ये सवाल अगेन डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस्ड है, आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हो, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। इसमें इन्होंने पूछा था कि संविधान के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन का रिट किससे संबंधित है। पहला कह रहे हैं कि ये इशू किया जाता है अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। दूसरा कह रहे हैं प्रोहिबिट करना होता है इन्फीरियर कोर्ट को कि अब किसी पर्टिकुलर केस में आप आगे ना बढ़ें क्योंकि इनमें आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तीसरा ये कह रहे हैं कि टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, यानी अगर वो इस चीज़ को लेकर एंटाइटल्ड नहीं है तो उस केस में उन्हें रिस्ट्रेन करना यानी रोकना। ठीक है, तो ये चीज़ तो को वारंटो के अंदर है ना। को वारंटो में अगर आप देखोगे तो साफ तौर से पब्लिक पॉलिसी के लिए बात की जाती है कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है तो उस चीज़ के लिए उसे रिस्ट्रेन किया जाएगा, ये को वारंटो के अंदर है।
तो तीसरा गलत है। और डेफिनेटली जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब ही होता है प्रोहिबिट करना यानी निषेध करना। तो जब हायर अथॉरिटीज़ यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकती हैं कि इस मुद्दे पर आप आगे जुरिस्डिक्शन नहीं है आपका, दैट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर केस में प्रोसीड नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ प्रोहिबिशन है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसी पर बेस्ड ये सवाल है, साफ तौर से आप देख सकते हो ये पूरा मैच कर रहा है। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस, यानी किसी केस को रोकने के लिए। वैसे अब ये सवाल के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो रिट है ना, रिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आज भी याद है, यूट्यूब पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 25 से ज़्यादा PYQs हमने कवर किया है और ये उनमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमने कवर किया है। इसके अलावा मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल आते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया कि इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी एज स्केड्यूल्ड ट्राइब, यानी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं किसी कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब के रूप में। अगर आप ये देखो तो 5th स्केड्यूल पर लगातार सवाल आ ही रहे थे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरीके से स्टेट PSCs में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें आपसे पूछा गया कि कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिनके पास ये पावर होती है कि कास्ट और ट्राइब को वो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। तो ये अथॉरिटी है ऑब्वियसली हमारे राष्ट्रपति। तो ये गवर्नर के हाथों में नहीं, प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। ये भी PYQ आप देख पा रहे हो। दूसरा कह रहे हैं कम्युनिटी डिक्लेयर किया जाता है स्केड्यूल ट्राइब के रूप में, ये कोई नीड नहीं है कि वो अनदर स्टेट में भी ट्राइब के रूप में हों। अब यह आप पढ़ोगे अगर तो जो NCST हैं यानी नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब, उनमें ये देखोगे उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी है। या फिर अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ी है, क्योंकि बेयर एक्ट से हम चीज़ों को कवर करते हैं और वहीं से बेस्ट तरीका है, इसमें भी आप देखोगे बेयर एक्ट में भी तो ये बात साफ तौर से है कि आर्टिकल 342 में क्या डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, हालांकि कंसल्टेशन ली जा सकती है गवर्नर के साथ, ठीक है, बट मेनली प्रेसिडेंट ही अथॉरिटी होंगे जो डिक्लेयर करेंगे किसी कम्युनिटी को कि ये स्केड्यूल ट्राइब या स्केड्यूल कास्ट है। इसी तरीके से कुछ कंडीशंस भी हैं जिनमें ये बात है कि जो लिस्ट होगी स्केड्यूल ट्राइब की वो स्पेसिफिक रहेंगी किसी पर्टिकुलर स्टेट में, कोई ज़रूरी ना हो कि ये दूसरे स्टेट में भी हों स्केड्यूल ट्राइब के रूप में। ये तो जनरल सेंस भी है, ठीक है। तो ये जो बात यहाँ पे कह रहे हैं दूसरी बात, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर B इसका सही है। ये क्वेश्चन अगेन ये तो आपके ऊपर है, आप इसे मॉडरेट कह सकते हो, टफ कह सकते हो, ईजी कह सकते हो, बट थोड़ा PYQ इंस्पायर्ड है और ये चलन भी है, ये सभी ने पढ़ा होता है अगर बेसिक बुक्स कवर किया है फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड, डायरेक्टली अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जनरल सेंस से आप कर सकते हो। बजट के बारे में सवाल था। पहला कह रहे हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को रखते हैं दोनों सदनों के सामने। अब ये चीज़ भी अगर आप सोचें तो डेफिनेटली ये प्रेसिडेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये सवाल भी था 2010 का, इसमें पूछा गया था कि हु शैल कोज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इवन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को भी प्रेसिडेंट ही रखते हैं। इसी तरीके से ये सवाल CDS में था कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रेजेंट किया जाता है, तो किनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, सेल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन सच डे एज द, तो ये किनके द्वारा देखने को मिलता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खास तौर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से भी इंस्पायर्ड है डेफिनेटली CDS से, क्योंकि ये बात तो इन्होंने साफ तौर से गलत कह दी है। आर्टिकल 112 अगर आप पढ़ोगे, आर्टिकल 109 के ऊपर क्वेश्चन है, 112 के ऊपर है, बहुत सारे इसी टॉपिक से डायरेक्ट सवाल हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर फाइनेंशियल ईयर में दोनों सदनों के सामने एक स्टेटमेंट रखेंगे जो कि खर्च और रिसीट्स को बताएगा भारत सरकार के, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये बात साफ तौर से गलत है, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट जो है वो रखते हैं। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहे हैं यूनियन लेवल पर कोई ग्रांट नहीं डिमांड की जा सकती बिना प्रेसिडेंट की सहमति के। यही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं आर्टिकल 113 में ये बात कि जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट का एस्टिमेट्स को लेकर, इसमें जो तीसरा क्लॉज है आर्टिकल 113 का जो क्लॉज 3 है, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं देखने को मिल सकता है। तो सेकंड गलत है, सेकंड सही है, पहला गलत है। डायरेक्ट आर्टिकल 113 है, ठीक है, और ये वाला जो आर्टिकल है ये 112 से बेस्ड है। तो यही मैंने कहा ना कि ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली बुक में कवर्ड हो या ना हो, बट बेयर एक्ट में कवर्ड हैं। आई होप आपको इसके बाद दिशा मिलेगी, जो कि हमारा पर्पस है। तो इसका आंसर ऑप्शन B है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारा कुछ हमने बेसिस में कवर किया क्योंकि रीजन वही है ना, हमने बेयर एक्ट को पकड़ा और PYQs को, ये दो हमारे मेजर सोर्स थे और लक्ष्मीकांत तो सभी कवर करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, किस वे में, एडिशन, वेरिएशन, रिपील।
साफ तौर से आर्टिकल 368 पढ़ोगे आप। इस वजह से मैं कहता हूं आपको एक बार जरूर टेक्स्ट पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद भले ही आप किसी बुक को फॉलो करें। तो इसमें वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की क्या पावर है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इवन एक वर्ड भी बदला जाएगा, एक कॉमा भी बदला जाएगा, तो वो अमेंडमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर किसी पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं हमारे संविधान में, या कोई बदलाव लेकर आ रहे हैं, या किसी प्रोविजन को ही हम रिपील कर दे रहे हैं, तो उस केस में ये अमेंडमेंट की बात होगी। आर्टिकल 368 बेस्ड क्वेश्चन। सो एडिशन, वेरिएशन, रिपील, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल सबसे प्यारा टॉपिक है। मनी बिल पर केवल हमने 30 सवाल किए, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना छोटा टॉपिक है, पार्लियामेंट के अंदर है, बट इतने सारे सवाल हैं इस पे बेस्ड कि कहा ही नहीं जा सकता। तो ये पहला कह रहा है आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर बताया गया मनी बिल के रेस्पेक्ट में। दूसरा कह रहा है मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तीसरा कह रहा है राज्यसभा या तो अप्रूव कर सकती है बिल को, या फिर वो बदलाव सजेस्ट कर सकती है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती है मनी बिल को। चौथा कह रहा है जो मनी बिल को लेकर अमेंडमेंट सजेस्ट की जाएंगी राज्यसभा के द्वारा, ये एक्सेप्ट करना ही होगा लोकसभा को, हैव टू बी एक्सेप्टेड। तो बहुत सारे सवाल है, ये हमारे बैच का पीडीएफ है, ठीक है, सभी में मैंने नहीं लगाया बिकॉज ऑब्वियस सवाल हैं सारे, ठीक है। कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहे हैं। सीएपीएफ 2009 में ये हमने कवर किया था कि राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन ला सकती है मनी बिल पर, राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है, राज्यसभा डिले कर सकती है मनी बिल को पास होने से मैक्सिमम 14 दिनों तक, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये बात गलत, सॉरी ये बात सही था। राज्यसभा मनी बिल को क्यों रिजेक्ट करेगी, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, मैक्स टू मैक्स 14 दिनों के लिए रोक कर रख सकती हैं, राइट। तो इसमें जो इन्होंने कहा राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, ये बात गलत है, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड अ मनी बिल, मैक्स टू मैक्स राज्यसभा कैन गिव द सजेशंस, और ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो या तो इस सजेशन को माने या बिना इस सजेशन से आगे प्रोसीड कर जाए, ठीक है, आसान है, सभी ने कवर किया होता है। तो इसमें जो इन्होंने कहा कौन सी बात है, हाँ ये एक्सेप्ट करना ही करना है, ये कोई कंपल्सन तो है नहीं, तो चौथा गलत है, एक ही ऑप्शन हटेगा, ठीक है, केवल एक गलत करने से। बाकी देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट में ये कह रहा है मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो ये बात बिल्कुल सही है। इवन आप बेयर एक्ट आपने अगर पढ़ा है तो बेयर एक्ट में ये बात साफ तौर से पहला ही क्लोज में बताया गया है, मनी बिल सेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। और इसका रीजन भी हमें समझ आता है, बिकॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है लोकसभा को, जनता की जो अथॉरिटी है वो डायरेक्ट लोकसभा से इंस्पायर्ड है, डिराइव्ड है, ठीक है। तो इस कारण से जो इसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं इंट्रोड्यूस की जाएगी, ये बात जो है वो हमें साफ तौर से सही देखने को मिलती है। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर की बात है, ये पढ़िए, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। यही रीजन है कि मैंने जब बैच में से पढ़ाया तो मैंने आर्टिकल 109 के बारे में बताया, और ये खुद से नहीं, बिकॉज इस पे क्वेश्चन था, आई थिंक वो क्वेश्चन मैंने लगाया या नहीं, उसमें वो क्वेश्चन था ना यूपीपीसीएस का, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ साइड में। उसमें उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल 109 में ज्वाइंट सीटिंग की बात है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि आर्टिकल 109 में नहीं 108 में है, तो हमने 109 पढ़ा था, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स ने बताया भी कि सर ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम मनी बिल सुनते हैं तो दिमाग में जनरली 1110 आता है, बट जब आप डेप्थ में पढ़ोगे इन चीज़ों को आर्टिकल बेस्ड तरीके से, तो आप देखोगे कि स्पेशल प्रोसीजर बताया गया, और इसमें खास बातें वही है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी, या पास होगी तो फिर किस वे में, वही बात है ना, राज्यसभा के पास ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 14 दिनों तक ये मैक्सिमम रोक कर रख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए हाउस ऑफ पीपल अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है वो पास मानी जा रही है, अदरवाइज वो फिर एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते उन रिकमेंडेशन को, ठीक है। यही बताया गया है डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, उस केस में भी मनी बिल पास मानी जाएगी। तो भले वो क्लोज 3 में बताया गया कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सॉरी एक्सेप्ट करते हैं तो भी पास है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिकमेंडेशन को तो भी मनी बिल को पास ही माना जाएगा। और यही बात यहाँ पे इन्होंने बताई कि वो 14 दिनों वाली बात है, ठीक है। तो अब ये सवाल काफ़ी आसान है, पहला हमें पता है सही है, दूसरा कह रहे हैं ये लोकसभा इंट्रोड्यूस नहीं होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ये कह रहे हैं कि जो राज्यसभा है वो या तो अप्रूव कर सकती है और चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती है। देखिए ये बात है ना, साफ तौर से यहीं से इंस्पायर्ड है सीएपीएफ के सवाल से, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहे हैं ये जो रिकमेंडेशन दी जाएगी वो बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही, ये बात गलत है, आंसर इज ऑप्शन सी। मॉडरेट इजी जो भी आप कह ले वो तो आपके ऊपर है, ठीक है, बट ये हमने देखिए पीडीएफ में जो हमारी पेड बेस थी उसमें हमने 50 लगभग 25-30 सवाल थे, ये पूरा सर्च किया है इन्होंने इस वजह से, और ये मैंने आर्टिकल बेस्ड तरीके से पढ़ाया था, हर टॉपिक को इसी तरीके से हमने कवर किया है, ठीक है। सिविल सर्विस में भी इस तरीके के सवाल थे कि अगर मनी बिल अमेंड हो जाती है राज्यसभा के द्वारा क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो इसमें वही इन्होंने कहा ना कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, यानी ये तो लोकसभा के ऊपर है कि भले ही वो एक्सेप्ट करें या ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और इस तरीके के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको एसएससी बैंकिंग इन एग्जाम्स में जनरली देखने को मिलते थे, बट अभी सिविल सर्विसेज में भी है, ठीक है। हालांकि सीडीएस वगैरह में ऐसे पार्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, बट ये पहले थे सिविल सर्विसेज में भी।
बट एटलीस्ट आपको जो 18 पार्ट है उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और बेसिक आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप देखो तो कोई ऐसा बहुत ही ऑब्सक्योर सा आर्टिकल नहीं पूछा गया है। आर्टिकल 368 के बारे में पूछा गया है, ठीक है, आर्टिकल 109, 110, ठीक है, 110, 112 इनके ऊपर है, तो ये हम पढ़ते हैं, बट जनरली हम कई बार मिस कर देते हैं डायरेक्ट से। बट यहाँ से आपको लर्निंग लेनी है, तभी इस वीडियो का फायदा भी है। खैर, इस क्वेश्चन में देखिए तो पहला कह रहा है जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर, ये पार्ट 9A में है। दूसरा कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट कौन सा 18 में है। तीसरा कह रहे हैं कि पार्ट 20 में अमेंडमेंट की बात है। तो ये साफ तौर से तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। और जैसे ही आप बेयर एक्ट ओपन करोगे, पहले ही बात में इन्होंने ये बताया है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है तो कौन से आर्टिकल है। तो इसे जब आप 3-4 बार कवर कर लोगे ना, तो 90% काम आपका ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें यह कह रहा है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो इसे मैंने कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच का नाम दिया है, बिकॉज यहाँ पे समझ आ रहा है जब इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं, तो स्टेट लिस्ट में तो नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटर स्टेट जहाँ भी स्टेट लिस्ट लिखा है ये तो कट जाएगा। और इंटर स्टेट की जब बात आएगी तो यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेंगे। बेयर एक्ट जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ तौर से इन्होंने बताया कि इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटर स्टेट क्वारंटीन, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यूनियन लिस्ट में, ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट में। सो आंसर इज ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें उन्होंने पूछा कि जो राइट टू प्राइवेसी है किस आर्टिकल में है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी को रखा है। 2021 का सवाल था राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है। 2018 का सवाल था राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है। 2018 में पूछा, 21 में पूछा, अब 24 में पूछ लिया गया, राइट। तो इस तरीके से PYQ, और ये हर साल का है, ठीक है। आप पास्ट 5 ईयर्स देख लो, हर साल 2 या 3 सवाल डायरेक्ट PYQ बेस्ड है। डायरेक्ट मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन दिख रहा है, बस थोड़े वर्डिंग का चेंज है, ठीक है। इसके बाद अभी हाल में CDS में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रिट पिटीशन के तहत फेमस वर्डिक्ट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो ये केस पुट्टास्वामी जजमेंट है। और भी सवाल थे, जैसे राइट टू मैरिज से एसोसिएट करके पूछा गया था। इवन अभी देखो हाल ही में जो जुडिशरी वाला पेपर था UPPCS में, इसमें पूछा गया था कि किस आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू डिग्निटी, ठीक है, इसके अलावा राइट टू हियरिंग, इन चीज़ों को शामिल किया है। तो राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 का पार्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी हियर। डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट किए गए, तो ये देखिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट PYQ में तो नहीं पूछा गया, बट डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्या ये लक्ष्मीकांत में है, तो ये बेसिक बुक लक्ष्मीकांत सब में कवर्ड है, बट फेक बेस्ड होने के कारण थोड़ा दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों को रिकॉल करने में। नेक्स्ट देखिए 71st अमेंडमेंट एक्ट, तो जो 8th शेड्यूल है, ना जाने इसके ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने भी कई बार कवर किया है। काफ़ी सारे PYQs भी आए हैं डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। तो इसमें जैसे अगर आप देखो तो ये CDS में पूछा गया था, ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया CDS में, और लास्ट 5 ईयर्स की CDS की एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि 1952 में फर्स्ट टाइम हमें डिलिमिटेशन कमीशन देखने को मिली। तो उसी टाइम मैंने आपको बताया 4 बार कमीशन गठित हुई हैं। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में। देखिए एक्ट अलग होता है, एक्ट के बाद उससे सेटअप करने में टाइम लग जाता है कई बार। जैसे अगर आप डीलिमिटेशन कमीशन 1963 वाला देखो, तो ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962 के तहत देखने को मिलेगा, ठीक है। बट गठित कब हुई, 1963 में, फिर 73 में, फिर 2002 में। इस तरीके से 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुई है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ था। अगर आप 8-10 वीडियो स्क्रॉल करोगे इसी चैनल में, तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा काफ़ी डेप्थ में। तो उसमें हमने क्या क्या कवर किया था वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जैसे ये सवाल था जिसमें आपसे पूछा गया था कि क्या क्या करेक्ट है यहाँ पे। पहला कह रहे थे कि पार्लियामेंट के पास पावर है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर। दूसरा कह रहे थे कि जो वैलिडिटी होगी, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाएगी डिलिमिटेशन को कमीशन को लेकर, वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जाएगी। तो इसके साथ ही हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, क्या क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, हर सेंसस के बाद गठित हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कई सारी चीज़ें थी। कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें फ्रीली कवर्ड है हमने हमारे यूट्यूब में, ठीक है। इसके साथ ही हमने काफ़ी सारे PYQs को कवर किया था जिसमें डिलिमिटेशन से संबंधित सवाल थे। इवन सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उस टाइम भी हमने डिस्कस किया इसी चीज़ को कि जो पार्लियामेंट इनके पास पावर होती है डेफिनेटली, और जो वैलिडिटी है इसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट में। तो आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो सिविल सर्विसेज 2024 में आया। इसमें आपसे क्या पूछा गया कि 8th शेड्यूल में 7th अमेंडमेंट के तहत 71st अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली।
अगर आप देखो तो ये जो सवाल है ये कई बार पहले भी पूछा गया इस तरीके का। 2008 में पूछा गया था कि 8th शेड्यूल में अमेंडमेंट करके 4 भाषाएं किस अमेंडमेंट में जोड़ी गई। तो ये 92nd में जोड़ी गई थी, पहले 18 होती, अमेंडमेंट हो करके भी हुई थी, बाद में 22 हो गई। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले भी इन्होंने पूछा है 8th शेड्यूल के बारे में, EPFO वगैरह में भी। ठीक है, और ये सारा पेपर डिस्कस मिलेगा, 2022 वाला LDC EPFO सब हमने डिस्कस किया है। तो डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, भोटी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने ये भी पूछा है कि 8th शेड्यूल में किसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो इंग्लिश को नहीं किया गया, संस्कृत, उर्दू और नेपाली है। इसके बाद इन्होंने पूछा कि किस शेड्यूल में डाला गया अमेंडमेंट करके सिंधी को, तो ऑब्वियस ही बात है भाषाओं वाला शेड्यूल 8th है। ये सवाल जब हमने डिस्कस किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था काफ़ी डेप्थ में, अभी भी वीडियो है 2022 वाली प्लेलिस्ट में है। ठीक है, काफ़ी इजीली आप ढूंढ पाओगे। तो इस टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो 1967 है इनमें जोड़ा गया था सिंधी को, किस अमेंडमेंट के थ्रू, 21st के थ्रू। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। अब मैंने आपको कहा था आपको इसे ऐड कर देना है, तो 21 में 71 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 92 आएगा। तो 92nd जो अमेंडमेंट हुआ, जो कि 2003 में आया, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो आंसर इसका सी है, बट इन चारों को जोड़ा गया 92nd में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71st में। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, और इसी ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था, बिकॉज काफ़ी सारे फैक्ट हो जाते हैं तो याद करना मुश्किल हो जाता है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सवाल था एथिक्स कमेटी के बारे में। ये क्वेश्चन टफ हो सकता था बट उतना टफ नहीं हो पाया, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से थे कि एलिमिनेशन वर्क कर गया। इसमें कहा था इन्होंने केवल लोकसभा के मेंबर ही कंप्लेन कर सकते हैं लोकसभा के किसी मेंबर के कंडक्ट के बारे में, जो कि अनएथिकल होगी। तो जो एथिक्स कमेटी है इसमें 15 मेंबर्स है, और कोई पर्सन कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट अ मेंबर थ्रू अनदर लोकसभा MP, और हालांकि एविडेंस और एफिडेविट इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड गलत है, और जैसे ही आप सेकंड को एलिमिनेट करते हो आंसर आपका निकल कर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 और 3। हाँ, ये इनिशियली एडहॉक थी, ठीक है, और ये जो सब जुडाइस मैटर हैं उन्हें टेकअप नहीं कर सकती। तो इस कारण से आंसर जो है इसका 1 और 3। ओके, तो केवल एक इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हमने देखे कि वो या तो बेयर एक्ट से हैं, या तो डायरेक्ट PYQs हैं, या किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स अगर आप कवर कर लें, जिनमें लक्ष्मीकांत पॉपुलर है, तो मोर देन इनफ है ये सोर्सेज। अगर आप हमारे बैच में हैं तो आपको पता होगा हम हर एक आर्टिकल को बेयर एक्ट से ही कवर करते हैं, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है ना। DPSC में जो सवाल आते हैं कि वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो किसको वायलेट करता है, ठीक है, तो ये सब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं हमारे रिसेंटली लॉन्च्ड समग्र बैच की। तो देखिए, जैसे हमने निर्वाणा बैच में कवर किया पॉलिटी ज्योग्राफी को, इमेंस सपोर्ट आपका मिला, जितने भी क्वेश्चन आए वो डुएबल रहे हमारे बैच से ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहले हम कवर करते हैं सिलेबस के टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को। ठीक है, इसके साथ ही 35 ईयर्स PYQs शामिल रहेंगे, जिनमें सभी PYQs हैं, सिविल सर्विसेज के, NDA के, CDS के, CAPF के, स्टेट PSCs वगैरह के, और ये सब कुछ टॉपिक वाइज है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो मैं आपको सारा कंसेप्ट पहले समझाऊंगा, उसके बाद इस पे बेस्ड जितने भी सवाल हैं, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन शायद ही होगा जो इस टॉपिक से छूटे, ठीक है, और ये रेलेवेंस आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से हम सारा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, और जो लेक्चर रहेगा वो आप डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, और प्रीलिम्स 2025 तक की वैलिडिटी है। और भी जानकारी के लिए ये हमारे नंबर हैं, इसमें आपको टीम का सपोर्ट मिलेगा, सारी चीज़ें वो गाइड कर देंगे। हालांकि बैच आई थिंक आज से स्टार्ट होने वाला है एज पर द अपडेट्स। इसके बाद ये ID भी है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।